हेलो गेट एस्पिरेंट्स, हमने जनरल एप्टीट्यूड में एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड स्पेशियल एप्टीट्यूड का फार्मूला, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी बता दिया था। आज मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के फार्मूला, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें हम देखेंगे ट्रेन कॉन्सेप्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, बोट एंड स्ट्रीम कॉन्सेप्ट फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, जैसे क्रीपिंग, लीपिंग, क्रॉलिंग, होपिंग। ये शब्द जो है आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। एंड हियर वी सी कन्वर्जन ऑफ मीन इनटू किलोमीटर पर आवर, या तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो कैसे करेंगे, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। एवरेज स्पीड, टाइम स्पीड रिलेशनशिप क्या है, टाइम डिफरेंस क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या है। अब तो यहाँ पे हम पहला देखेंगे कन्वर्जन ऑफ मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर एंड वाइस वर्सा। मीन्स किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलना है। तो मीटर पर सेकेंड को हमें बड़े यूनिट में किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर 15 मीटर पर सेकेंड, जैसे कि एग्जांपल आपको यहाँ दिया है, 15 मीटर पर सेकेंड को हमें बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 18/5 जो कि 54 आएगा। अब 15 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपको जो है मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा इतना। लेट वी मूव टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। ये एवरेज स्पीड उसके लिए है जहाँ जो है अनइक्वल डिस्टेंस के लिए है। अनइक्वल डिस्टेंस के लिए आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। Next we are moving calculation of average speed for two speeds covering equal distances। अब अभी तो ये हमने देखा अनइक्वल डिस्टेंस के लिए, अब ये जो है आपका इक्वल डिस्टेंस के लिए। जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट तक सेम डिस्टेंस है, एक बार ए से बी जा रहे हो, एक बार बी से ए आ रहे हो। मीन्स S1 स्पीड से जा रहे हो, S2 स्पीड से आ रहे हो, डिस्टेंस तो सेम है। तो इस केस में एवरेज स्पीड होता है 2S1S2। स्पीड होता है 2S1S2 अपॉन S1 प्लस S2। जैसे ए से बी गए S1 स्पीड से, बी से सी गए S2 स्पीड से, डिस्टेंस ए टू बी सेम है, टू दैट ऑफ बी टू सी डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग अलग है, तो 2S1S2 अपॉन S1 प्लस S2। अब इसी तरीके से अगर तीन अलग अलग स्पीड हैं लेकिन सेम डिस्टेंस है, तो कैसे हम यहाँ पे एवरेज स्पीड लाएंगे, वो है 3S1S2S3 अपॉन S1S2 प्लस S2S3 प्लस S3S1। नाउ वी मूविंग टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, स्पीड एंड टाइम रिलेशनशिप। अब जैसे आपके मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है, डी डिस्टेंस है, स्पीड अगर बढ़ाओगे तो समय कम होगा, अगर स्पीड घटाते हो तो समय ज़्यादा होगा। बोट एंड स्पीड, तो बोट एंड स्पीड में हम यह देखेंगे, स्टिल वाटर शांत जल में स्पीड ऑफ बोट एस है, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में जा रहे हो तो जो टोटल स्पीड होगा बोट ऑफ स्पीड प्लस स्ट्रीम स्पीड ऐड कर देंगे यहाँ पे। और अगर अप स्ट्रीम जा रहे हो मतलब धारा के विपरीत जा रहे हो तो उसमें स्पीड ऑफ बोट सब्ट्रैक्टेड बाय द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। टाइम डिफरेंस कॉन्सेप्ट अगर देखते हैं तो इसमें तीन टाइप वैरायटी की जो है टाइम डिफरेंस कॉन्सेप्ट आता है, लेट और अर्ली, लेट और लेट, अर्ली और अर्ली बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो लेट और अर्ली केसेस अगर हम देखते हैं, इसके लिए डिस्टेंस आपको लिखना होगा S1 S2 अपॉन मॉड ऑफ S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई बाई मॉड ऑफ T1 माइनस T2। ये डिस्टेंस है जब आपको कॉन्सेप्ट लेट और अर्ली केस की क्वेश्चंस है, ये फार्मूला आप यूज करोगे। लेट और लेट केस के लिए आप डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 अपॉन मॉड में S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई बाई मॉड में T1 माइनस T2। तो अगर मैं यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो फार्मूला है आप देख लीजिए, हाँ इसकी बेस पे आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आसान हो जाएगा। लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस, रिलेटिव स्पीड फॉर अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है स्पीड ऐड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे ये देख रहे हैं स्पीड S1 जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में,
H2B ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का दिशा सेम है, तो स्पीड को माइनस कर दोगे। अब ट्रेन क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ट्रेन जब किसी भी वस्तु को क्रॉस करता है तब इस ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन जो है मैक्सिमम चांस है जो है ट्रेन बेस्ड के क्वेश्चंस हर साल जो है पूछे जाते हैं। ट्रेन क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, ट्रेन क्रॉसिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल लेंथ या डिजायरेबल लेंथ। तो ट्रेन क्रॉसिंग एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल लेंथ, जिसमें आप नेग्लिजिबल में पोल मान सकते हो, ट्री, स्टोन और पिलर, जंक्शन बॉक्स, स्टैंडिंग मैन, इसको ट्रेन जब क्रॉस करेगा उस बेस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ट्रेन क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायरेबल लेंथ, जिसमें प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल, स्टैंडिंग ट्रेन और बस, एंड देन ट्रेन क्रॉसिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे मूविंग ट्रेन, वॉकिंग मैन, ट्रेन क्रॉसिंग अ मूविंग ट्रेन इन सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ये सब जो है टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेन। Now moving to the next, time and work. नंबर ऑफ मैन ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ डेज कम लगेगा कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए। इससे यह पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट वर्क। M1 upon M2 is equal to D2 by D1. Now see here, the next topic is kind of work. Same work and different work, मतलब जो काम करने का जो कितने टाइप के होते हैं, एक सेम वर्क हो सकता है या डिफरेंट वर्क हो सकता है, जिसको फ्रैक्शनल वर्क कहते हैं। तो वर्कर वर्किंग इन ग्रुप, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग, दैट इज W इज इक्वल टू M1D1 H1E। यहाँ पे M बताता है कि नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क, D बताता है कि नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क, H बताता है नंबर ऑफ आवर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क, E बताता है एफिशिएंसी, एक एक मैन का एफिशिएंसी कितना है। सेम वर्क डन बाय ग्रुप ऑफ वर्कर अगर है, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है जिसमें M1D1 H1, M नंबर ऑफ मैन है, D नंबर ऑफ डेज है, H1 नंबर ऑफ आवर्स है, M2 नंबर ऑफ मैन्स है, D2 नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क, H2 नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड हो रहा है। दो ग्रुप है, अगर दो ग्रुप है सेम वर्क कर रहे हैं तो दोनों वर्क बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट को नोट करना है। M1D1 H1 बराबर M2D2 H2 लिखेंगे। अगर डिफरेंट वर्क है बाय ग्रुप ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं जो अलग अलग वर्क कर रहे हैं, तो जो वर्क है बराबर नहीं होगा। M1D1 H1 इज नॉट इक्वल टू M2D2 H2, लेकिन W अपॉन M1D1 H1 इज इक्वल टू W बाई M2D2 H2। तो ये जो फार्मूला है डिफरेंट वर्क के लिए है और ये दोनों बराबर होंगे, ये फॉर द सेम वर्क के लिए है। वर्क एज इंडिविजुअल्स, assume total work as common multiple of number of days taken by A and B individually. A plus B days is equal to total work upon A plus B one day work. A और B का मिल करके एक दिन का काम जो होगा उसको डिवाइड कर देंगे, उसी से डिवाइड करेंगे टोटल वर्क को, तो कितने नंबर आप जो है आपको वन डे वर्क मिल जाएगा। A plus B days, तो D1 इंटू D2 अपॉन D1 प्लस D2 ये फार्मूला है। तो वन डे वर्क का फार्मूला D1 इंटू D2 अपॉन D1 प्लस D2। अगर नंबर ऑफ मैन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज कम जो है डिक्रीज होगा, जस्ट रिप्रेजेंट हियर। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा। नाउ वी मूविंग टू द वर्क एंड वेजेस। जो वेजेस है, जो किराया जो होता है, जो रेवेन्यू होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम हो रहा है। वर्किंग डेज विज इंक्रीजिंग मीन्स द एफिशिएंसी विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। ज़्यादा काम करोगे तो एफिशिएंसी घटेगी, और जैसे ज़्यादा पगार मिलेगा तो अमाउंट ऑफ वर्क जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ज़्यादा काम करोगे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ये तीनों पॉइंट यही एक्सप्लेन कर रहा है। एवरेज एंड रेशियो, तो कॉन्सेप्ट्स क्या है, एवरेज, इनकमिंग, आउटगोइंग, रोमिंग। तो इसमें देखेंगे एंट्री, इनकमिंग, एग्जिट, आउटगोइंग, रोमिंग मतलब एक्सचेंज।
न्यू एवरेज की अगर हम बात करते हैं N1A1 प्लस N2A2 अपॉन N1 प्लस N2, sum of all observation upon number of observation, sum of all observation n into average। अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं तो कितनी पूंजी है, कैपिटल इनटू टाइम, दैट शेयरिंग इज कैपिटल इनटू टाइम। व्हेन टाइम इज सेम फॉर ऑल द केसेस, तो कैपिटल रेशियो जो हो जाएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर होगा। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन क्या क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। हम ACM मतलब एजम्पशन कनेक्शन मेथड, PCM परसेंटेज चेंज मेथड, SPCM में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मेथड, 3 प्रकार के हैं। अब इलेक्शन बेस्ड भी क्वेश्चंस आता है, इसको भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें आपको आ जाएगा टोटल वोट, फिर वोट पोल्ड, कितने लोगों ने वोट दिया, ये अटेंडेंस हो जाएगा, उसमें कुछ इनवैलिड होगा, और जो वैलिड होंगे उसी में विनर एंड लूजर को डिसाइड किया जाएगा। अब आता है परसेंटेज चेंज, जिसमें फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, दैट इज द परसेंटेज टू फाइंड आउट। अब एक्सपेंडिचर कितना आपने खर्च किया वो बताएगा रेट इनटू कंजम्पशन, रेट इनटू कंजम्पशन, दैट इज रेट अगर 25% इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन घटेगा, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, तभी एक्सपेंडिचर जो है वो फिक्स रहेगा। अगर एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर रहे हो, एक को बढ़ाना पड़ेगा तो एक को घटाना पड़ेगा। रेट 25% से बढ़ रहा है तो कंजम्पशन 25% से घटना चाहिए। इफ वन इनपुट इज इंक्रीज्ड बाई n by d, then other input will be decreased by n by n plus d। ये क्वेश्चन के थ्रू आप समझ सकेंगे। इफ वन इनपुट इज डिक्रीज्ड बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये रिप्रेजेंट किया गया है, देन अदर इनपुट विल बी इंक्रीज्ड बाय n अपॉन d माइनस n। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब टॉपिक है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मेथड। साथ साथ दो वैल्यूज का परसेंटेज के बेस पे चेंज होना, जैसे अगर मान लीजिए एक जो है x% से चेंज हो रहा है, दूसरा प्लस y% से चेंज हो रहा है, या दोनों सेम परसेंट से चेंज हो सकते हैं, प्लस मतलब इंक्रीज हो रहा है, प्लस x% से इंक्रीज हो रहा है, माइनस x% से डिक्रीज हो रहा है, माइनस x% से डिक्रीज हो रहा है, माइनस y% से डिक्रीज हो रहा है। तो सक्सेसिव परसेंटेज x एंड y जो है परसेंट को हम लिखते हैं x प्लस एक्स वाई बाई 100%। तो ऐड करेंगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेकर के डिवाइड बाई 100। जैसे मान लीजिए प्लस x% प्लस y%, प्लस बताता है प्रॉफिट, इंक्रीमेंट, इंक्रीज, नेगेटिव साइन बताता है लॉस, डिक्रीमेंट, डिस्काउंट। इस तरीके से टर्म्स आप रहेंगे तो आप साइन यूज करोगे। तो प्लस x% प्लस y%, जैसे मान लीजिए प्लस 10% प्लस 20%, फाइंड सक्सेसिव एक्स वाई परसेंट। आपको करना क्या होगा, सक्सेसिव एक्स वाई परसेंट होगा ऐड प्लस प्रोडक्ट अपॉन 100, सेम नंबर का ऐड करोगे और उसी दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके डिवाइड बाई 100, यही है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। जैसे एग्जांपल देखो, प्लस 10% प्लस 20%, अब इन दोनों का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होगा, दोनों को ऐड करोगे 30 आएगा, प्लस प्रोडक्ट डिवाइड बाई 100, दैट इज 32%। अब केस नंबर 2, प्लस x% प्लस x%, मतलब सेम नंबर होगा, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, दैट इज 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। हाँ, अब मान लीजिए नोट पॉइंट में देखिए, x% से इंक्रीज हो रहा है और माइनस x% से डिक्रीज हो रहा है, इसका सक्सेसिव परसेंटेज होगा x माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ पे आपको माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100% दिखेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, माइनस x% माइनस y%, तो माइनस एक्स एक बार पहले ऐड करोगे दोनों का, फिर प्रोडक्ट लिखोगे डिवाइड बाई 100, लेकिन ये ध्यान रखना ये डिवीजन केवल प्रोडक्ट के अपॉन 100 होगा, माइनस एक्स%, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लिखा गया है। अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस, एक न्यू सब टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये परसेंट में आ जाएगा। लॉस परसेंट कब होता है, लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाए,
तो लॉस परसेंट बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ये ध्यान रखना, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट, डिवाइड बाई हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस से करते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज सेम फॉर ईच ईयर। हाँ, प्रत्येक ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो सेम होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल वैल्यू इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें अमाउंट बराबर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 पावर में टी। तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। ये ध्यान रखना फार्मूला में जो डिवाइड बाई 100 है वो केवल रेट के अपॉन में है। नोट पॉइंट देखिएगा, एनुअली जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दिखाया गया है कि क्वार्टरली ज़्यादा होगा, फिर सेमी एनुअली होगा और सबसे कम एनुअली होगा। अब आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है डिविजिबिलिटी रूल। हाँ, कैसे हम बताएंगे? कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी रूल में यही है, जैसे अगर हम 2 का देखते हैं, लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल हो या 2 का मल्टीपल हो। अगर 3 नंबर का देखते हैं तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। कोई भी नंबर देगा उसके सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 9 का देखेंगे तो 9 के साथ भी वही होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। अगर 4 का देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। 5 से जो नंबर डिविजिबल होगा तो लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं 00, 25, 50, 75 से एंड होना चाहिए लास्ट डिजिट 0 और 5। 6 से जो नंबर डिविजिबल होगा तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ। 7 से सिंपली चेक बाई ओनली डिवाइड। तो 7 से जो होगा वो डायरेक्टली हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब आता है जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्वेश्चंस आता ही आता है इस सब टॉपिक से। जियोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल और मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ साइड्स, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, इस बेस पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर देखेंगे तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चंस आता है। एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे, अंडर रूट में 3/4 साइड स्क्वायर। देखो आया कैसे, जैसे मान लीजिए ABCD आप इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए और एक्स एक्स जो है एक्स साइड है आपकी, तो एक लाइन हम यहाँ पे मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे, मिड लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू BC। तो यहाँ पे x/2 होगा और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप आसानी से यहाँ ला पाओगे, अंडर रूट में 3/4 साइड स्क्वायर आ जाएगा। अब आता है रिलेशन ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन सर्कल मतलब जो है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल, और सर्कम सर्कल का मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर वर्टिसेस को टच करता हुआ जो है सर्कल बनेगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये सर्कम सर्कल है, यहाँ लिखा गया ये चीज बाहर बाहर, और जो इन सर्कल है वो ये अंदर साइड का है। अब इनमें हमें यह देखना है कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, अगर हम इस वर्टिसेस से सेंटर की तरफ ड्रॉ करते हैं तो एक 30 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल 60 डिग्री, तो बाइसेक्टर है 30 डिग्री। तो अब ये जो आपका साइड S था S/2 हो जाएगा, रेडियस R है, तो जब यहाँ पे निकालेंगे तो उस केस में आपको जो रेडियस R आएगा वो साइड अपॉन अंडर रूट 3, मतलब जो सर्कम सर्कल का जो रेडियस आएगा सर्कम सर्कल का ये वाला बड़ा, उसकी वैल्यू आएगी साइड बाई अंडर रूट 3, और जो इन सर्कल का जो रेडियस है स्मॉल r वो है साइड अपॉन 2 अंडर रूट में 3। सब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो फाइंड आउट हो जाएगा। तो 2 चीज याद रखना है, एक सर्कम सर्कल का जो रेडियस है वो साइड अपॉन अंडर रूट में 3, और इन सर्कल का जो रेडियस है साइड अपॉन 2 अंडर रूट में 3। अब फिर इसके बाद आप एरिया ऑफ इन सर्कल जो है पाई r स्क्वायर लगा करके फाइंड आउट कर सकते हो। ना इन सर्कल और सर्कम सर्कल की रेडियस का रेशियो क्या होगा? इन सर्कल का बताया था साइड अपॉन 2 अंडर रूट में 3, और सर्कम सर्कल का साइड अपॉन अंडर रूट में 3। आर यहाँ पे रेडियस है, ठीक है, और साइड जो है इक्विलेटरल का साइड, तो रेडियस 1/2 रेशियो 1। तो मतलब आपने यह देख लिया
इन सर्कल और सर्कम सर्कल के रेडियस का स्क्वायर होता है 1:2 और एरिया का होता है 1:4। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ अदर फिगर विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ हेक्सागन विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। हेक्सागन कंसिस्ट ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है कि एक क्लोज फिगर होता है, एक जो है लाइन से बनाया गया होता है, एक लाइन सेगमेंट से बनाया गया होता है। तो रेगुलर पॉलीगन जो है इक्वल साइड्स इक्वल एंगल, इसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। और जो इरेगुलर पॉलीगन होता है वो अनइक्वल साइड अनइक्वल एंगल। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन एक आता है जिसमें आपका जो इंटीरियर एंगल होगा 180 डिग्री से कम होगा, इसको जो है कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। और कॉन्केव पॉलीगन जो होता है उसमें इंटीरियर एंगल आपका मोर देन 180 डिग्री होता है, इंटीरियर एंगल मोर देन 180 डिग्री। A sum of exterior angle of regular polygon is 360 degree. Sum of exterior angle of regular polygon is 360 degree. अब स्क्वायर इनसाइड अ स्क्वायर, ये बहुत ही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है, जो कि इस क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, किसी न किसी ब्रांच में ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है एग्जाम में। जैसे एक स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ऐसे फिट किया गया हो, अगर बाहर वाले स्क्वायर का साइड एस है, अंदर वाले का जो स्क्वायर जो साइड हो जाएगा वो एस अपॉन √2। अब आप यहाँ देखेंगे, जैसे मान लीजिए बाहर वाले का साइड 1 है, दूसरे वाले का साइड 2 है, तो साइड 2 जो होगा वो हो जाएगा साइड फर्स्ट के अंडर रूट, साइड फर्स्ट अपॉन √2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके साइड 2 की जो वैल्यू है वो साइड 1 अपॉन √2 होता है। देखिए इसी क्वेश्चन को जो मैंने एक नया जो ये बता रहा हूँ, स्क्वायर इनसाइड ए स्क्वायर, इसी को यहाँ पे और अच्छे से बताया गया है। जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर n नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर इन ऑर्डर। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर अगर फिट हो, हैविंग साइड s1 s2 s3 s4 sn, तो जैसे अगर मान लीजिए साइड फर्स्ट का जो साइड है वो x यूनिट का है, तो साइड 2 हो जाएगा, मतलब जो सेकेंड स्क्वायर का जो स्क्वायर अंदर फिट है s/√2, थर्ड जो स्क्वायर अंदर फिट है वो s/√2 इंटू √2। तो जनरलाइज्ड अगर आप लिखेंगे तो x/√2 मल्टीप्लाई बाई n-1। इसी फार्मूला को आपने यहाँ पे लिख दिया कि x/√2 होल पावर n-1। अगर n नंबर ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर फिट है, तो इस समय जो बाहर वाले स्क्वायर का साइड x होगा, अंदर वाले का पूछा जाए थर्ड का क्या होगा, x/√2 पावर 2 लिख देंगे। तो अगर n नंबर ऑफ साइड का पूछा जाए तो x/√2 पावर n-1 होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, सेम पेरीमीटर कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आपके पास जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया गया, स्क्वायर दे दिया गया, सर्कल, और सेम पेरीमीटर है। मान लीजिए एक आपको वायर दिया गया सेम पेरीमीटर का, और उसी से हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, स्क्वायर फॉर्म करना है और सर्कल फॉर्म करना है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आप यह देखेंगे कि जो एरिया ऑफ सर्कल होगा सबसे ज़्यादा होगा, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर, और सबसे कम एरिया ऑफ इक्विलेटरल, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि अभी हाल ही में 2 या 3 साल पहले जो है इसको ऐड ऑन किया गया है, और बहुत ही मतलब आता ही आता है ये क्वेश्चन। टेबुलर फॉर्म, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, हायरार्किकल पाई चार्ट। अब इन दोनों को कंबाइन करके दिया जा सकता है एक ही क्वेश्चन में, टेबुलर फॉर्म पाई चार्ट दिया जा सकता है दोनों, उसके बेसिस पे आपको कुछ रीडिंग करना होगा, उसके बेस पे क्वेश्चंस आता है। नाउ सी हियर नोट पॉइंट, 100% मतलब एंगल के बेस पे देखोगे तो 360 डिग्री, 1% डिवाइड बाई दिस 18/5 डिग्री। अब आता है नंबर सिस्टम, नया जो है एनालिटिकल एप्टीट्यूड का नया सब टॉपिक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नया जो सब टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है। जैसे x+1/x ए है, x² + 1/x² फाइंड आउट करना है, इसी का a² करोगे -2 कर देना। अब x+1/x ए है
एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पूछा है, तो पहले आपको यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब को लिखना होगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स होल क्यूब माइनस 3 एक्स प्लस वन बाई एक्स। एक्स प्लस वन बाई एक्स 5 दिया है, एक्स पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पावर 4 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक्स पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पावर 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 करने पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर फाइंड आउट होगा बस केवल। इसके आगे फिर से आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 करोगे, तब जा करके एक्स पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पावर 4 मिलेगा। नाउ मूविंग टू द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, as we see here, prime number divisible by 1 and itself, composite number having more than two factors या factor of prime number, 2 is the smallest even prime number, ये थोड़ा जनरल नॉलेज की बात हो गई। n फैक्टोरियल मतलब every rth number is divisible by r। हाँ, कब ऐसा होगा? जब n is greater than or equal to r, n factorial is divisible by r। number of twos बराबर 4, नंबर ऑफ टूज बराबर 4, एन फैक्टोरियल नंबर ऑफ आर्स, मतलब कैसे पता लगाएंगे एन फैक्टोरियल में आर टर्म कितने हैं? तो एन बाई आर प्लस एन बाई आर स्क्वायर प्लस एन बाई आर क्यूब प्लस डॉट डॉट एन बाई आर पावर एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर पावर एन, वेयर आर इज ओनली इंटीजर। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल दिया है 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 ऐसा लिखेंगे। अब नंबर ऑफ टूज पूछा जाए कि नंबर ऑफ टूज कितने हैं 6 फैक्टोरियल में, इसको लिखने के लिए आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। n बराबर 6 है, r बराबर यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है। n टू बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर पावर n, 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 पावर 2, तो यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 पावर 2, 3 प्लस 1 दैट विल बी गिविंग आंसर 4। अगर हम 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ थ्रीज बताना चाहें कि थ्रीज कितने हैं, इसके लिए n की वैल्यू यहाँ पे 10 है, r की वैल्यू 3 है, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर पावर n, तो 10 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 पावर 3 करेंगे, तो यहाँ पे 10 बाई 3 प्लस 10 बाई 3 स्क्वायर प्लस 10 बाई 3 क्यूब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 4 आ जाएगा। मीन्स अगर 10 बाई डिवाइड बाई 3 करेंगे 3.3 आएगा, लेकिन हमें इंटीजर वैल्यू लेना है, केवल इंटीजर वैल्यू को आपको यहाँ पे लेना है, पॉइंट की लेफ्ट साइड वाले पार्ट को लेना है इंटीजर वैल्यू। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस, जैसे 2 क्रॉस 5 कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस, तो जीरोस तभी होगा जब 2 क्रॉस 5 का मल्टीपल होगा तो 10 आएगा। इन एनी फैक्टोरियल नंबर जीरोस एट द एंड, तो अगर 2 क्रॉस 5 का पेयर बनेगा तो आपको यहाँ पे लास्ट में जीरोस दिखेगा। 5 फैक्टोरियल में अगर पूछा जाए कितने जीरोस बनेंगे, तो जितना 2 क्रॉस 5 का पेयर बनेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस बनने वाला है। जैसे अगर 10 फैक्टोरियल में यहाँ पे दिया गया है तो 10 फैक्टोरियल को पहले आप ब्रेक करोगे, फिर यह देखोगे 2 क्रॉस 5 का कितना पेयर बन रहा है, जितना पेयर बनेगा वही आपके क्या होंगे 10 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे पहले ये पता लगाओगे नंबर ऑफ टूज कितने हैं, 10 फैक्टोरियल में 8 हैं, नंबर ऑफ 5 कितने हैं 2 हैं, तो जो पेयर ऑफ नंबर ऑफ 2 और 5 का जो नंबर ऑफ पेयर्स बनने वाला है वो 2 बनेगा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2, जो मिनिमम होगा वही हीरो होगा, ठीक है। तो जितने कम होंगे, जैसे 5 कम है उतने ही नंबर आपका जीरोस बनेगा। नोट पॉइंट में लिखा है नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइप्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो मिनिमम होगा भाई यहाँ लिखा है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है छोटू ही हीरो है, मतलब जो कम होगा उतने ही संख्या में आपका जो है नंबर ऑफ जीरोस बनेगा। इसके अकॉर्डिंग क्या है, नंबर ऑफ 5 2 है, नंबर ऑफ 2 8 है, तो छोटा क्या हुआ है 5, तो नंबर ऑफ 5 2 है, तो 2 आपके नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। 2 पावर 55 इंटू 25 पावर 55, अब 2 पावर 55 इंटू 5 पावर 110, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना बनेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे जो है कि 5 पावर 55 कॉमन ले लिया गया है, तो कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं 55 पेयर ऑफ 2 क्रॉस 5 बन रहा है, इसका मतलब 55 जीरोस बनेंगे। अब आता है एक नोट पॉइंट में यहाँ देखिएगा नंबर ऑफ टूज इन 100 फैक्टोरियल,
अब 100 फैक्टोरियल में 2s कितने बनेंगे? तो देखो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 100 को आपको 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है? फिर जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को फिर से 2 से डिवाइड करोगे, फिर जो आएगा फिर 2 से डिवाइड करते हुए चले जाओगे और तब तक करोगे जब तक कि पॉइंट फॉर्म में रिजल्ट न आ जाए। जब पॉइंट फॉर्म में आएगा उसको छोड़ दोगे और हमेशा डिवाइड करते समय जो है कि आपको केवल इंटीजर पार्ट को रखना है, पॉइंट वाली वैल्यूज़ को हटाना है। 100 से डिवाइड किए 2 50 आया, फिर 50 को फिर से 2 से डिवाइड करोगे 25, फिर 25 को 2 से डिवाइड किए 12, 12 को 2 से डिवाइड किए 6, 6 को डिवाइड किए 2 3, 3 को डिवाइड किए तो 1.5। अब 0.5 आ गया, अब 0.5 को छोड़ देंगे क्योंकि 0.5 को 2 से डिवाइड करोगे फिर पॉइंट फॉर्म में आएगा, इंटीजर 0 आएगा। अब इन टोटल को ऐड करने के बाद 97 आपका आंसर आ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, सिमिलरली एक एग्जांपल और देखते हैं, नंबर ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल। यहाँ पर एक ये सभी ट्रिक हैं, एक यहाँ पे दिखाया गया है और एक ये दिखाया गया है। ये सभी ट्रिक हैं कि कैसे हम जो है नंबर ऑफ 2s या नंबर ऑफ 5s फाइंड आउट कर सकते हैं या कोई भी नंबर ऑफ 3s नंबर ऑफ 4s फाइंड आउट कर सकते हैं इसी मेथड से। जैसे 100 फैक्टोरियल है तो 100 को पहले 5 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आया 20, अब 20 को फिर से 5 से डिवाइड करोगे 4, 4 को 5 से डिवाइड करोगे पॉइंट फॉर्म में आएगा। तो जो पॉइंट फॉर्म में आएगा उसको हम लीव कर देंगे, तो 20 प्लस 4 24 आ गया। अब आता है यूनिट डिजिट वैल्यूज। यूनिट डिजिट वैल्यूज में अब आपको ये टेबल जो है याद रखना पड़ेगा। दो 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 का पावर साइकिल 4 जिसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 6, 3 का पावर साइकिल 4 यूनिट डिजिट वैल्यू 1, 4 का पावर साइकिल 2 यूनिट डिजिट 6, 5 का पावर साइकिल 1 यूनिट डिजिट 5, 6 का पावर साइकिल 1 यूनिट डिजिट वैल्यू 6, 7 का पावर साइकिल 4 और यूनिट डिजिट वैल्यू 1, और 8 का पावर साइकिल 4 यूनिट डिजिट वैल्यू 6, 9 का पावर साइकिल 2 यूनिट डिजिट वैल्यू 1। अब इसमें है क्या, उसको एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है। जैसे 2 के पावर 1 करोगे 2, 2 के पावर 2 करोगे 4, 2 के पावर 3 करोगे 8, 2 के पावर 4 करोगे 16, 2 के पावर 5 करोगे 32। तो मतलब यह दिखाया जा रहा है कि 4 तक, पावर 4 तक करने पे आ रहा है। जैसे हमने 6 आ रहा है यूनिट डिजिट और जैसे ही हमने एक बढ़ाया 5 किया वैसे 32, मतलब फिर से रिपीट करने लगा। तो इसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि 2 का जो पावर साइकिल 4 है और इसकी यूनिट डिजिट 6 आएगा। ऐसे 3 को दिखाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर दिखाया गया 3 पावर 1 3, 3 पावर 2 9, 3 पावर क्यूब 27, 3 पावर 4 81, 3 पावर 5 की 253, फिर से यूनिट डिजिट रिपीट करने लगा। तो मतलब 3 का भी पावर साइकिल क्या होगा, 4 होगा और यूनिट डिजिट 1। यूनिट डिजिट क्या है, 1। फोर्थ साइकिल का आपको देखना है। ऐसे 4 का दिखाया गया है, 4 पावर 1 4, 4 पावर 2 16, 4 पावर 3 64। अब 4 पावर 4 करोगे फिर से जो है वैल्यूज आपको जो है रिपीट, मतलब जो है 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो मतलब आप देख रहे हो कि 4 का जो पावर साइकिल है वो आपको 2 दिखेगा क्योंकि थर्ड जैसे हमने रखा फिर से यूनिट डिजिट रिपीट करने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे नोट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको ध्यान रखना है कि 4 पावर n अगर आपको दिया है, अगर n की वैल्यू ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 होगा और n अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। 9 पावर n की बात करें तो इसमें n अगर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट 9 और n इवन होगा तो यूनिट डिजिट 1। अब आता है नया सब टॉपिक आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो है प्रोबेबिलिटी में, जिसमें डाइस आप देखेंगे। अगर हम 2 डाइस टॉस करते हैं तो 36 आउटकम्स आता है। उसी बेस पे एक ट्रायंगुलर थ्योरी आपको यहाँ पे बनाया गया है जिसमें आप यह देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है जिसमें सम ऑफ द वैल्यूज 2 है, मतलब सम ऑफ वैल्यूज 2 है तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होगा। सम ऑफ वैल्यूज 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2, सम ऑफ वैल्यूज 4 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 आएगा यहाँ पे। सम ऑफ वैल्यूज 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट 4, सम ऑफ वैल्यूज 6 तो 5, सम ऑफ वैल्यूज 7 तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6, सम ऑफ वैल्यूज 9 है तो जो है कि वैल्यूज टोटल ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट 4, सम ऑफ वैल्यूज 10 हैं
तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3, सम ऑफ वैल्यूज 11 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2, सम ऑफ वैल्यूज 12 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 1। ये डायग्राम एक्सप्लेन किया गया है, जब दो डाइस को साइमल्टेनियसली टॉस कराते हैं तो एक आउटकम आता है। उस आउटकम्स के बेसिस पे आप जब लाइक द टॉप रो से और बॉटम कॉलम जाएंगे तो आपको ये ट्रायंगल आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक इज कार्ड। जो 52 कार्ड होता है में ब्रेक किया गया होता है स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। स्पेड क्लब को ब्लैक कार्ड कहा जाता है, जिसमें 13 कार्ड होते हैं स्पेड में, क्लब में 13 कार्ड, हार्ट में 13 कार्ड, ब्लैक में, डायमंड में 13 कार्ड। स्पेड क्लब ब्लैक कार्ड, हार्ट डायमंड रेड कार्ड। तो ब्लैक कार्ड 26, रेड कार्ड 26। फेस कार्ड जो है स्पेड में किंग, क्वीन, जैक, जैक, ऐसे क्लब, हार्ट और डायमंड तीनों में आपको किंग, क्वीन, जैक तीन तीन फेस कार्ड आपको दिखता है। एक की जो होता है उसको फेस कार्ड हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? आल आल्सो डिसजॉइंट इवेंट। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट जो है वो डिसजॉइंट इवेंट होता है, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट में happening of one affect the other, happening of one affect the other, this is mutual exclusive event। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट जो होता है इसमें टोटल अगर हम ए इवेंट और बी इवेंट का यूनियन करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल मिलेगा। तो समेशन ऑफ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं समेशन ऑफ इवेंट विल गिव द सैंपल स्पेस। हैपनिंग ऑफ वन कैन नॉट बी अफेक्ट बाय अदर, दैट इज द इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट यह होता है हैपनिंग ऑफ वन कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय अदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पी बी, ये जो है कि आपको हर समय इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी यूज करने को मिलेगा। रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ोगे तब भी। तो पी इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पी बी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट हैपनिंग ऑफ एनी वन affect the other। A probability favorable event upon total event। Basic formula: probability of A is greater than or equal to 0 but less than or equal to 1। probability A के होने और न होने का जो टोटल का ऐड होता है वो 1 होता है। तो probability of not happening A 1 minus probability of A। probability of A union B, PA plus PB minus PA intersection B। पी ए यूनियन बी का ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अभी अभी हमने बताया म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0। तो यहाँ पे पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। पी ए यूनियन बी यूनियन सी को लिखेंगे पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी जो है सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए यूनियन बी यूनियन सी। ये सभी जितने फार्मूला है एकदम लर्न बाय हार्ट कर लीजिए। अब आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए व्हेन बी ऑलरेडी एग्जिस्ट, दैट इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो डिनोमिनेटर में जो होगा यहाँ पे वही सेम चीज प्रोबेबिलिटी के साथ यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे प्रोबेबिलिटी बी बाई ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी व्हेन ए ऑलरेडी एग्जिस्ट, दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। हाँ, ए डिनोमिनेटर में है तो ये पी ए यहाँ पे आ जाएगा। अब फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट एन ए इंटरसेक्शन बी 5 मीन्स पी ए इंटरसेक्शन बी 0, तो पी ए बाई बी यहाँ पे 0 आ जाएगा। जैसे इस फार्मूले पे यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे 0। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पी बी, तो पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो पी ए आ जाएगा। मीन्स पी ए बाई बी बराबर पी ए फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब आता है नया सब टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें NPR मीन्स n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द combination of the arrangement of the R object, means having the n number of objects and we are arranging taking with R number of object। NPR बराबर n factorial upon n minus R factorial। NPN n number of object arranging with the n number of object।
n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल दैट इज n फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे आपको n फैक्टोरियल मिलेगा। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है? n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलरली रखे गए हैं तो कितने अरेंजमेंट होगा? हाँ, n माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। NCR combination, n number of object and we are selecting the R object of that, n factorial upon R factorial n minus R factorial। NCR को हम 1 upon R factorial NPR लिखते हैं। NPR बराबर R factorial NCR बराबर NC n माइनस R आप लिखेंगे। ये फार्मूला है, याद कर लीजिए, जो है डायरेक्टली यूज होता है। NCX इज इक्वल टू NCY है, n इज इक्वल टू x प्लस वाई आप लिखेंगे। NCR अगर मैक्सिमम है तो n, अगर NCR मैक्सिमम है और n ऑड है तो R की जो वैल्यू होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वी आर यूजिंग फॉर द सिलेक्शन, दैट इज n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 या n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 जब n ऑड है। अगर n इवन है तो डायरेक्टली n डिवाइड बाई 2 कर दोगे। अब आता है सब टॉपिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर पी आर दैट इज एन सी आर पी पावर आर क्यू एन माइनस आर। यहाँ p क्या है? p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। p is the probability of happening, q is probability of not happening, n is the number of trial, r is the success। NCR p power r q n minus r, NCR p power r 1 minus p power n minus r। And now we moving to the condition to apply. Trial should be finite, event should be independent, then you are applying this binomial distribution। There are two cases P and Q. BD not given perfect value of probability if the trial value is large। ठीक है। There are two cases P and Q. Binomial distribution not give perfect value of probability if the trial is very large। तो ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये जो केवल वैलिड होता है फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल। अगर आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल इनफाइनाइट हो गया तो इसके लिए आप ये अप्लाई नहीं करेंगे। इसके लिए एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई किया जाता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो आगे अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें अभी हम यहाँ देखते हैं मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इंटू पी। वेरियंस बराबर एन पी क्यों लिखते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरियंस आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इज क्यू इज इक्वल टू वेरियंस अपॉन एन इंटू पी, तो वेरियंस अपॉन मीन, ये फार्मूला याद कर लो। तो क्यू बराबर वेरियंस अपॉन मीन। अब आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जब नंबर ऑफ ट्रायल मच हायर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। तो मीन बराबर एन इंटू पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर number of objects that we are selecting, that e power minus m power r upon r factorial। m is the mean, e is the exponent, r number of objects that we are selecting। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है कि वेरिएंस जो होता है मीन के बराबर होता है। नाउ मूविंग टू द बाइनोमियल एक्सप्रेशन फॉर कॉइन्स, NCR 1 by 2 power r 1 by 2 power n minus r, that NCR 1 by 2 power n। इसमें यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, कॉइन्स को थ्रो करोगे तो 1 by 2 आएगा, हाँ, हेड आने का संभावना मान लीजिए, और न आने का संभावना 1 by 2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड और टेल 1 by 2 और नॉट कमिंग हेड एंड टेल 1 by 2। तो यही चीज यहाँ पी एंड क्यू की वैल्यू बस 1 by 2 रखा गया है। अब आता है नेक्स्ट सब टॉपिक फैक्टराइजेशन, जैसे कंपोजिट नंबर की फैक्टराइजेशन। n बराबर a पावर p b पावर q c पावर r। कोई नंबर आपको दिया होगा, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में आप लिखेंगे, a की पावर में p, b की पावर में q, c की पावर में r। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1 के फॉर्म में आप लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स n पावर f बाई 2, f इज द फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर अगर आप लिखेंगे n बराबर a की पावर में p, b की पावर में q, और समेशन ऑफ फैक्टर्स जो लिखेंगे a की पावर में p प्लस 1 माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट
बी की पावर में क्यू प्लस वन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन एंड ब्रैकेट में बी माइनस वन। ये फार्मूला है, क्वेश्चन जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। एंड नाउ वी मूविंग टू द सब टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें आपका पहला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो पहले आप यहाँ पे मिड में ए लिखेंगे, फिर आप राइट साइड में ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, और लेफ्ट साइड में आप माइनस साइन लगा दीजिएगा, ए माइनस डी, ए माइनस टू डी, ए माइनस थ्री डी। मतलब स्टार्ट आप ए से कीजिएगा, इसके बाद कॉमन डिफरेंस डी डी का ऐड करिए राइट साइड में और लेफ्ट साइड में माइनस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको मिड में ए लिखना है, ऑन द राइट साइड आर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और लेफ्ट साइड में निगेटिव साइन आप यहाँ पे लगा देंगे बस। मिक्सिंग ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म एजीपी। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मिक्स करोगे तो आपको अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए अपॉन वन माइनस आर। ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो, ये आपको याद रहना चाहिए। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए अपॉन वन माइनस आर। अब आता है तो अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में न्यूमरेटर विल बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और डिनोमिनेटर आपका जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में आएगा। जैसे मान लीजिए ये आपको एक सीरीज दे दिया है, टू अपॉन टू पावर जीरो प्लस फाइव बाई टू पावर वन प्लस एट बाई टू पावर टू प्लस इलेवन बाई टू पावर थ्री। तो यहाँ पे देख रहे हो जो न्यूमरेटर है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है। इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए पहले टू से डिवाइड कर दोगे जो है लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ, और फिर इसके बाद क्या होगा कि सब्ट्रैक्ट दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे s माइनस एस बाई टू और देन सब्ट्रैक्टिंग बोथ। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे ऐसे ही आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा s बाई टू, टू प्लस थ्री बाई टू, थ्री बाई फोर प्लस थ्री बाई टू पावर क्यूब। तो s बाई टू प्लस टू यहाँ से तीन कॉमन लेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब ये वन बाई टू प्लस वन बाई टू स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री क्यूब। तो ये देख रहे हो इनफाइनाइट टर्म ऑफ द जीपी बन गया। जो अभी अभी हमने फार्मूला बताया ए अपॉन वन माइनस आर, यही अप्लाई करोगे और जैसे ही सॉल्व करोगे 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखते हैं एक नेक्स्ट सीरीज आपको मिलता है। ये स्पेशल सीरीज नहीं है, तो इसको कैसी स्पेशल सीरीज बनानी है तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करोगे, चार कॉमन लोगे। तो चार कॉमन लिखेंगे तो इस तरीके से बनेगा। फिर 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर आपको 9 की जगह पे 10 माइनस वन, 99 की जगह पे 100 माइनस वन, 999 की जगह पे 1000 माइनस वन लिखोगे। फिर जैसे ही 4/9 आपने कॉमन लिखा तो यहाँ पे इस तरीके का जो है आपको मिलेगा 100, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस डॉट डॉट एन। एंड नाउ माइनस वन विद द एन नंबर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4/9 10 ब्रैकेट में 10 पावर एन माइनस वन अपॉन 9 माइनस एन बाहर, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन करोगे तो 4/81 ब्रैकेट में 10 पावर एन प्लस वन माइनस 10 माइनस 9 एन आ जाएगा। इन जनरलाइज्ड अगर फार्मूला आप देखोगे, अगर कभी भी ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट डॉट एन टर्म्स हो, एन नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो ए अपॉन 81 लिखना ब्रैकेट में 10 पावर एन प्लस वन माइनस 10 माइनस 9 एन। अब आता है हैंड शेकिंग मेथड। वेज ऑफ हैंड शेकिंग बाय एन पीपल। एन नंबर ऑफ पीपल्स हैं, उनके साथ हाथ कैसे मिलाओगे। तो हैंड शेक करने के लिए दो हैंड की ज़रूरत होनी चाहिए। NC2 तरीके से सेलेक्ट करोगे जिसको हम n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस 2 फैक्टोरियल लगाएंगे, जिसमें n ब्रैकेट में n माइनस 1 अपॉन 2 तरीके से होगा। गिफ्ट एक्सचेंज मेथड होता है NC2 मल्टीप्लाई बाई 2, जिसमें n ब्रैकेट में n माइनस 1 आ जाएगा। अभी हमने ये कॉन्सेप्ट जो है पहले बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर NCR आपको दिया है, कॉम्बिनेशन दिया है, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिए हैं, जिसमें r ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, अगर r की वैल्यू इवन, अगर n की वैल्यू इवन है तो जो r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड वो n बाई टू हो जाएगा, और r की वैल्यू n प्लस वन बाई टू, n माइनस वन बाई टू होगा जब n ऑड आएगा।
ये एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एन पीपल ग्रुप और कमिटी, इसको एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डॉट 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 एन सी एन बराबर 2 पावर एन लिखेंगे। ग्रुप कंटेन्स एटलीस्ट 1 पर्सन, एन सी वन, तो एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन बराबर 2 पावर एन माइनस 1 आपका फॉर्म होगा। नंबर ऑफ डायगोनल इन पॉलीगॉन एन साइड, एन साइड का पॉलीगन है, कितने ऐसे नंबर ऑफ डायगोनल बनेंगे, तो डायगोनल बनने के लिए दो जो वर्टिसेस की जरूरत होगी, एन सी टू माइनस एन, एन इसलिए कर दिया गया है क्योंकि जो दो पॉइंट जोड़ोगे वर्टिसेस उससे साइड भी बन जाएगा, तो उसी साइड को माइनस कर देना है, हमें डायगोनल ही चाहिए बस। अब एन नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एन नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपके पास हैं, तो जो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा एन सी टू बनेगा और नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेगा एन सी थ्री। अगर आपके पास n नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मतलब जो एक लाइन में नहीं है स्ट्रेट लाइन में, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा nc2, नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेगा nc3। इफ आउट ऑफ n पॉइंट्स m आर कोलिनियर, अब आपके पास मान लीजिए n नंबर ऑफ पॉइंट्स है जिसमें से m नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो एक लाइन स्ट्रेट लाइन में है, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो फॉर्मेशन होने वाला है nc2 माइनस mc2 प्लस 1, ये इसलिए किया गया क्योंकि आपके पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट जोड़ोगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, लेकिन mc2 जो m पॉइंट कोलिनियर में है उसको भी जोड़ोगे, दो पॉइंट करके एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, मतलब उसी इसीलिए जितना बन रहा है उसको माइनस करके और प्लस 1 कर दिया जाएगा, क्योंकि एक तो लाइन बनेगा ही बनेगा, उसको ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात करें nc3 माइनस mc3 कर दिया जाएगा, क्योंकि जो कोलिनियर है उससे तो ट्रायंगल बनने वाला नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने जनरल एप्टीट्यूड के, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, स्पेशियल एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के फार्मूला, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब आपका काम है कि टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, फार्मूला को लर्न बाय हार्ट करें। एंड फ्रेंड्स, प्लीज शेयर योर रिफ्लेक्शन थ्रू कमेंट्स एंड लर्निंग। आपने क्या सीखा है उसके बारे में आप बताएं, आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बताएं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ला सकूं। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर गेट टू के 25।